साथियों नमस्कार। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम सभी यहाँ पर वीरेन डंगवाल जी की स्मृति में हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और आज अगर वीरेन जी होते तो यह उनकी 75वां जन्मदिन होता। वीरेन जी की कविताओं से हम सभी वाकिफ और कविता के जगत में उनका जो एक परिचय है काव्य रसिकों के लिए एक अलग है। मैं एक उनका छोटा सा परिचय आप सभी के सामने रखना चाहूंगा। उससे पहले आज हमारे साथ हमारे समय के चर्चित कवि पंकज चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। वो भी अध्यापक हैं और आशुतोष जी भी उपस्थित हैं, वो भी अध्यापक हैं और आलोचना के जगत में जाने माने नाम है। और बेहद खुशी की बात एक ये भी है, वो सूचना भी मैं साथ में ही साझा कर लेना चाहता हूँ कि वीरेन डंगवाल जी की कविताओं का प्रतिनिधि संकलन छपकर आ चुका है, जिसका कवर कुछ इस तरह से है। अरे वाह, आप बहुत देख सुंदर, सकते हैं। बहुत अच्छा और बहुत सुंदर। प्रतिनिधि कविताओं और कहानियों की सीरीज में एक नाम इनका भी जुड़ रहा है प्रतिनिधि कविताओं के नाम से, जिसका संपादन पंकज जी ने किया है। मैं एक बहुत ही संक्षिप्त परिचय वीरेन जी का आप सबके सामने रखना चाहूंगा। उनका जन्म 5 अगस्त 1947 को कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल में हुआ। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कानपुर, बरेली, नैनीताल में उनकी शुरुआती शिक्षा हुई। उसके बाद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए और आधुनिक हिंदी कविता के मिथकों और प्रतीकों पर डीलिट की उपाधि प्राप्त की। 1971 से बरेली कॉलेज में अध्यापन उन्होंने किया, साथ ही हिंदी और अंग्रेजी में पत्रकारिता करते रहे। इसी दुनिया, दुष्चक्र में सृष्टा, स्याही ताल, ये उनके कविता संग्रह रहे। इसी दुनिया में के लिए उन्हें रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार, कविता के लिए शमशेर सम्मान और दुष्चक्र में सृष्टा पर साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें मिला। 28 सितंबर 2015 को वो दिन था जब वीरेन जी हमसे दूर हुए। एक अन्य महत्वपूर्ण सूचना ये भी कि अभी कुछ दिन पूर्व ही पंकज जी की एक और किताब आई थी, यही तुम थे, जो वीरेन दा के ऊपर ही आधारित किताब है और बहुत ही रोचक और बहुत ही खूबसूरत एक छोटी सी शक्ल में वो किताब है, जिसमें हम गद्य का नमूना भी देख सकते हैं कि कितना गद्य भी कितना मजेदार हो सकता है। तो दोस्तों, हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मुझे एक उनकी कविता पढ़नी थी, मैं कविता पढ़ देता हूँ, वीरेन डंगवाल जी। उसके बाद हम पंकज जी की बात सुनेंगे। कविता का शीर्षक है, ये कविता वीरेन जी की है, उस कविता का शीर्षक है आएंगे उजले दिन जरूर आएंगे। आतंक सरीखी बिछी हुई हर ओर बर्फ है, हवा कठिन हड्डी हड्डी को ठिठुराती, आकाश उगलता अंधकार फिर एक बार, संशय विदीर्ण आत्मा राम की अकुलाती। होगा वह समर, अभी होगा कुछ और बार, तब कहीं मेघ ये छिन्न भिन्न हो पाएंगे। तहखानों से निकले मोटे मोटे चूहे, जो लाशों की बदबू फैलाते घूम रहे हैं, कुतर रहे पुरखों की सारी तस्वीरें, ची ची चिक चिक की धूम मचाते घूम रहे। पर डरो नहीं, चूहे आखिर चूहे ही हैं, जीवन की महिमा नष्ट नहीं कर पाएंगे। ये रक्तपात, ये मारकाट जो मची हुई, लोगों के दिल भरमा देने का जरिया है। जो अड़ा हुआ है हमें डराता रास्ते पर, लपटे लेता घनघोर आग का दरिया है। सूखे चेहरे बच्चों के उनकी तरल हंसी, हम याद रखेंगे पार उसे कर जाएंगे। मैं नहीं तसल्ली झूठ मूठ की देता हूँ, हर सपने के पीछे सच्चाई होती है। हर दौर कभी तो खत्म हुआ ही करता है, हर कठिनाई कुछ राह दिखा ही देती है। आए हैं जब चलकर इतने लाख बरस, इसके आगे भी चलते ही जाएंगे। आएंगे उजले दिन जरूर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अब मैं पंकज जी से आग्रह करता हूँ कि वो आए और अपनी बातचीत शुरू करें। पंकज जी। शुक्रिया अनुपम जी। आज हमारे बीच सम्माननीय आलोचक हमारे अग्रज मित्र आशुतोष कुमार जी और अनुपम त्रिपाठी जी और मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारे जो यशस्वी कवि हैं वीरेन डंगवाल, उनका आज 75वां जन्मदिन है और बड़ी खुशी की बात है कि 75वें जन्मदिन पर आज 5 अगस्त 2022 को वीरेन डंगवाल जी की प्रतिनिधि कविताएं का भी कवर अनुपम जी ने आपके समक्ष प्रस्तुत किया, आपसे साझा किया। तो वो किताब आज
राजकमल प्रकाशन द्वारा जारी की गई है। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। मैं पर्सनली इससे जुड़ा रहा हूँ और रीता भाभी जो वीरेन नगवाल जी की जीवन संगिनी हैं, उनकी अनुमति से मैंने इस किताब का संपादन किया है और कुछ इस किताब के बहाने, कुछ वीरेन जी की कविताओं के बहाने आपके समक्ष अपने विचार रख रहा हूँ। तो पहली बात यह है कि पूरे जीवन में वीरेन नगवाल जी ने कुल जो किताब नवारुण प्रकाशन से प्रकाशित हुई थी संभवतः 2018 में, ये इसका नाम है कविता वीरेन, संजय जोशी जी ने इसको प्रकाशित किया था। पहला संस्करण 2018 में आया। ये वीरेन नगवाल की संपूर्ण कविताओं का संचयन है। इस किताब के अनुसार उन्होंने कुल 227 कविताएं अपने जीवन में लिखी, जिनमें से 110 कविताओं का चयन मैंने किया प्रतिनिधि कविताओं के लिए, और 2 कविताएं रीता भाभी और जो उनके बेटे हैं प्रशांत और प्रफुल्ल, इनकी इच्छा और निर्देश के मुताबिक 2 कविताएं और जोड़ी। इस तरह से 112 कविताओं का एक संचयन तैयार हुआ है, प्रतिनिधि कविताएं। तो कुल कविताएं 227 हैं उनकी, जिनमें से इस चयन में 112 कविताएं चुनी गई हैं। और मुझे बहुत प्रसन्नता की मेरे लिए बात है, संतोष की बात है कि उनकी सबसे प्रसिद्ध और सबसे जो उत्कृष्ट कविताएं हैं, सबसे प्रसिद्ध कविताएं हैं, सारी की सारी प्रतिनिधि कविताओं के इस चयन में शामिल हैं। इनके अलावा कुछ ऐसी कविताएं भी इसमें हैं जो कई कारणों से चर्चित नहीं हो पाई। जरूरी नहीं है कि हर श्रेष्ठ रचना मशहूर हो जाए, तो ऐसी कुछ उत्कृष्ट रचनाएं उनकी जिन पर चर्चा कम हो पाई है, वो भी इस चयन में शामिल हैं। जैसे कि रॉकलैंड डायरी, रामपुर बाग की प्रेम कहानी, कानपुर शीर्षक कविता, या एक कविता है परिकल्पित तथा लोकांतर काव्य नाटिका, लंबा सा नाम है उस कविता का, परिकल्पित तथा लोकांतर काव्य नाटिका, नवरात, शिवदास और श्री भोग वगैरह, क्षेपक 1 और क्षेपक 2, क्षेपक 1 और क्षेपक 2, तो ये कविताएं, और कानपुर, रॉकलैंड डायरी, रामपुर बाग की प्रेम कहानी, और भी 1-2 कविताएं हैं इसमें। तो ये कविताएं बहुत उनकी महत्वपूर्ण, मूल्यवान कविताएं हैं, भले विभिन्न कारणों से इनकी चर्चा कम हुई है। तो एक छोटे से वक्तव्य में उस सागर की थाह नहीं लगाई जा सकती जो वीरेन नगवाल की कविता में जो सागर है, जो दुनिया है, उसकी जो गहनता है, उसमें जो वैविध्य है, उसमें छोटा सा वक्तव्य तो उससे न्याय नहीं कर सकता। केवल कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको रेखांकित किया जा सकता है, जिनकी चर्चा मैंने प्रतिनिधि कविताएं की भूमिका में भी की है। तो कुछ वो बिंदु और कुछ उससे अलग हटकर कुछ बात आपके सामने रखता हूँ। पहली बात यह है कि वो एक, जब साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें मिला था दुष्चक्र में सृष्टा के लिए, तो उन्होंने एक वक्तव्य दिया था जिसको कहते हैं पुरस्कार स्वीकृति वक्तव्य। तो उसमें उन्होंने कहा था कि मैंने 3 चीजों को अपने कविकर्म का आधार बनाया, जिसको मैंने लिखा है कि उन्होंने अपने कविकर्म की धुरी बनाया उन 3 चीजों को। एक है प्रेम, दूसरे प्रतिबद्धता और तीसरे प्रतिरोध। तो ये जो त्रयी है, प्रतिबद्धता, प्रतिरोध और प्रेम की, इस त्रयी को वीरेन जी ने अपने कविकर्म की धुरी बनाया। लेकिन इनमें भी मैंने गौर किया कि सबसे, अगर ये सवाल किया जाए कि इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है, तो वो प्रेम है। इसका पता उनकी कविताओं से चलता है, बहुत सारी कविताओं से। जो मशहूर कविता है हमारा समाज, उसकी एक पंक्ति है, ये कौन नहीं चाहेगा उसको मिले प्यार। यही से शुरू होती है वो कविता। यही पंक्ति जो है उस कविता की टेक, ये कौन नहीं चाहेगा उसको मिले प्यार। और ये जो है, इसमें एक कशिश है, एक मार्मिकता है, एक विलक्षण अनुगूंज है, एक ऐसी व्याप्ति है इसमें। और ये जो है
एक ऐसी व्याप्ति है जो कि आपको अपने पूरे परिवेश में ध्वनित होती हुई सुनाई पड़ती है, इसकी अनुगूंज। उसका कारण ये है कि प्यार का एक अभाव कवि महसूस करता है, और उसी अभाव की पृष्ठभूमि से, उसी संताप से इस पुकार में एक कशिश और एक मार्मिकता पैदा हुई है कि ये कौन नहीं चाहेगा उसको मिले प्यार। और जो अपने बेटे, छोटे बेटे, जिसका स्कूली नाम प्रफुल्ल है, लेकिन इनका घर का नाम है पाखू, तो पाखू के लिए एक स्कूली कविता लिखी थी वीरेन जी ने, जिसका शीर्षक है उठा लंगर खोल इंजन। क्योंकि वो मर्चेंट नेवी में ना, वो बेटा मर्चेंट नेवी है, इसलिए उसके लिए कविता है उठा लंगर खोल इंजन। तो ये भी कविताओं में शामिल है। इसकी 2-3 पंक्तियों पे गौर कीजिएगा। हवाएं रास्ता बतलाएंगी, पता देगा अडिग ध्रुव, चमचम चमचमाता प्रेम अपना दिशा देगा, नहीं होंगे जबकि हम तब भी हमेशा दिशा देगा। तो प्रेम कह रहे हैं वीरेन जी कि प्रेम हमारा दिशा देगा, और जब हम नहीं होंगे संसार में तब भी ये हमेशा दिशा देगा। वो चीज है प्रेम। तो प्रेम, प्रतिबद्धता और प्रतिरोध की जो त्रयी है, इन 3 जो विशेषताएं हैं, इनमें भी सबसे महत्वपूर्ण बुनियाद है प्रेम। और इससे पता लगता है कि अगर आपके दिल में प्यार है, कोमलता है, मनुष्यता है, तो प्रेम बुनियादी चीज है, और प्रेम दिशा देगा। और प्रेम अगर आपके हृदय में है तो जो आपके जो प्रयत्न होंगे, आपकी जो कर्मशीलता होगी, वो अपनी सही दिशा पा लेगी। यानी जो प्रतिरोध है और जो प्रतिबद्धता है वो सही होंगे अगर बुनियादी चीज जो है प्रेम, वो अगर आपके पास मनुष्य के लिए प्रेम, और सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं, मनुष्येतर जीव सृष्टि के लिए और इस प्रकृति के लिए अगर आपके हृदय में प्यार है, तो आपके प्रतिरोध की और आपकी प्रतिबद्धता की जो दिशा है वो सही होगी। ऐसा लगता है उनकी कविता को पढ़कर। उनके जो 3 संग्रह आए, जिनका नाम अनुपम जी ने लिया, पहला है इसी दुनिया में, दूसरा है दुष्चक्र में सृष्टा, और तीसरा है स्याही ताल। इन 3 संग्रहों के बाद और अपनी आकस्मिक मृत्यु के पहले कैंसर जैसी भयावह बीमारी से जूझते हुए वीरेन जी ने कुल कविताएं जो संकलित हैं इसमें, संपूर्ण कविताएं में, संचयन में, उनकी संख्या है 38। तो इन 38 कविताओं में अनेक कविताएं ऐसी हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और इन कविताओं पर हिंदी में कम बात हुई है, जितनी होनी चाहिए थी उससे काफी कम हुई है। और ये कविताएं बहुत मूल्यवान हैं, बहुत मार्मिक हैं, और इनमें एक कवि का संघर्ष, एक इंसान का संघर्ष जिंदगी के लिए, मृत्यु से जब वो कहते हैं, जॉन कीट्स जो थे अंग्रेजी कवि, वो टीबी से उनकी डेथ हुई, ट्यूबरक्लोसिस से, और उस जमाने में टीबी का कोई इलाज नहीं था। तो लेकिन उनको पता था कि मैं बचूंगा नहीं, और काफी यंग एज में, 20-22 साल की उम्र में उनको पता था कि 2-4 साल का जीवन बचा है। तो कहते हैं कि उनकी जो कविताएं हैं उनमें जो एक नूर है और एक जो मार्मिकता है, दोनों का कारण वो ये तथ्य है कि वो अपनी मृत्यु को जानते थे पहले से और उसका सामना कर रहे थे। इसी से वो जो जिंदगी है उसके लिए बहुत व्याकुलता और पैदा हुई उनकी कविता में, और एक मार्मिकता, एक सौंदर्य जीवन का, उस जीवन का जो उनसे छूट रहा था जॉन कीट्स से या वीरेन डंगवाल से, तो वो उनकी कविताओं में नजर आता है। और उसमें भी सबसे एक जो बेहतरीन कविता है उसका नाम है मेट्रो महिमा। इसके बारे में विष्णु खरे जैसे महत्वपूर्ण कवि ने भी लिखा है कहीं कि बीमारी के दिनों में जब वीरेन का संघर्ष बहुत अपने चरम बिंदु पर था और काफी वो हेल्पलेस भी महसूस करते थे, एक निरीहता भी महसूस करते थे बहादुरी के बावजूद, तो जो उनकी कविता में भी नजर आती है अंतिम दिनों की कविताओं में, उसके बावजूद उन्होंने मेट्रो
महिमा जैसी एक अद्भुत कविता लिखी। और विष्णु खरे ने इस आशय की बात लिखी है कि ऐसा कमाल हिंदी में केवल वीरेन डंगवाल कर सकते हैं। तो मेट्रो महिमा जो है, जो महानगर दिल्ली में और अन्य महानगरों में जो मेट्रो चलती है, उसके सौंदर्य का एक आख्यान है उस कविता में। आधुनिकतम टेक्नोलॉजी जो है ना, आधुनिकतम टेक्नोलॉजी, उसका एक अभिनंदन भी और उसकी आलोचना भी, दोनों एक साथ। जो वीरेन डंगवाल की विशेषता थी कि वो जिससे प्यार करते थे उसी समय उसकी आलोचना भी करने का एक विलक्षण सामर्थ्य उनमें था। वो मेट्रो कविता में भी नजर आता है, मेट्रो महिमा में। तो एक तरफ तो आधुनिकतम टेक्नोलॉजी का अभिनंदन है और आलोचना भी है, और एट द सेम टाइम उसी समय वो कविता एक प्रेम कविता भी, यानी कि मेट्रो एक ट्रेन है जिस पर कविता लिखी गई, लेकिन उसी समय वो कवि की नायिका भी है जिससे कवि प्रेम करता है। तो ये एक अद्भुत संयोग आपको घटित होता हुआ मिलेगा मेट्रो महिमा में। और वीरेन जी की जो अंतिम दिनों कविताएं हैं, उनमें एक खास बात यह है कि जो वर्ण व्यवस्था की विषमता है, उस विषमता को इस तरह से एड्रेस किया गया है जिस तरह से मुझे हिंदी कविता में अन्यत्र नहीं मिलता है। उस तरह का ट्रीटमेंट, उस तरह की चिंता, जैसे कि लहसुन जैसी कविता उन्होंने अपने अंतिम दिनों में लिखी थी। और इस कविता में बताते हैं कि एक लामा थे जिनका नाम था लामा थोगपा पाथा। लामा थोगपा पाथा, इन्होंने ईसा से 1 शताब्दी पहले पहाड़ों की जो चट्टानें होती हैं पहाड़ों पर, उनके बीच की दरारों में से, उन दरारों की रहस्यमय मिट्टी में से सबसे पहले लहसुन की जड़ों को खोद निकाला था लामा थोगपा पाथा ने, ईसा से 1 शताब्दी पहले, यानी आज से लगभग 2300 साल पहले लहसुन की खोज। और उन्होंने ही लहसुन के कल्ले भारत के विभिन्न गणराज्यों को उपहार स्वरूप भिजवाए थे। लिच्छवी, पाटलिपुत्र और कौशल, गांधार जैसे जो पुराने गणराज्य थे भारत के, और चीन और जापान जैसे देशों को ये लामा थोगपा पाथा ने आज से 2300 साल पहले लहसुन को खोज निकाला और उसके कल्लों को उपहार स्वरूप भिजवाया। इस तरह से ये संपूर्ण एशिया और फिर मध्य यूरोप में फैला और इसका साम्राज्य धीरे धीरे पूरी दुनिया में स्थापित हुआ। इस कविता में वीरेन जी कहते हैं कि चूंकि बौद्धों ने इसकी खोज की थी, उनकी प्रमुख भूमिका थी लहसुन को खोज निकालने में, इसीलिए ब्राह्मणों ने इसे अपवित्र घोषित किया और सदगृहस्थों के लिए इसको निषिद्ध घोषित किया कि ये नहीं प्रयोग की जानी चाहिए अच्छे घरों में, कुलीन घरों में। बाद में कहते हैं कि वो तो भला हो आयुर्वेद का जिसने प्रकारांतर से लहसुन के लिए दरवाजे खोले और इसको चिकित्सा के लिए उपयोगी बताया। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से जो लहसुन जैसी जो खाद्य वस्तु है, खाने की चीज है, उसके माध्यम से किस तरह से वो वर्ण व्यवस्था के उसमें जो ब्राह्मणवाद है उसको किस तरह से प्रश्नांकित करते हैं वीरेन जी। ये उनकी प्रमुख चिंता रही है अंतिम दिनों की। मुझसे कहा करते थे कि बहुत परेशान होके कहते थे कि डिवाइड बढ़ रहा है। तो आज मैं अर्थ लगाता हूं उस बात का कि वो शायद ये कहना चाहते थे कि हर स्तर पर समाज में, हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में डिवाइड बढ़ रहा है, चाहे वो जाति, विभिन्न जातियों के बीच का फासला हो, चाहे वो धर्मों और संप्रदायों के बीच का फासला हो, चाहे वो गरीब और अमीर के बीच का फासला हो, चाहे वो स्त्री और पुरुष के बीच का फासला हो। तो वो बहुत ही अभूतपूर्व और अप्रत्याशित और खतरनाक ढंग से डिवाइड बढ़ा है। फासीवादी सत्ता कामी राजनीति के प्रभुत्व के कारण पिछले 1 दशक में वो डिवाइड लगातार, वो विभाजन और वो विषमता बढ़ती चली गई। ये चिंताएं जो हैं, ये जो डिवाइड की चिंताएं हैं, ये चिंताएं बहुत ही सघन
और बहुत ही मार्मिक ढंग से दर्ज हैं उनकी कविताओं में। पलाश विश्वास एक पत्रकार हैं जो वीरेन जी के मित्र थे, उन पर एक कविता है इसी में, उनके अंतिम दिनों की कविताओं में है। उसमें 4 पंक्तियां हैं। दलितों, वंचितों, पिछड़ों को न्याय चाहिए और बराबरी का प्रेम, और इन इच्छाओं को सचमुच समझ पाना आसान नहीं सवर्णों के लिए। वो थोड़ा आम्बेडकर, थोड़ा मार्क्स, थोड़ा अभिमन्यु, थोड़ा शंभू, थोड़ा पत्रकार, थोड़ा समाचार, थोड़ा अपनी निष्कपट हंसी, थोड़ा एक पुरानी बंदूक। तो ये एक दोस्त पर लिखी गई कविता में भी वो भविष्य की जो प्रगतिकामी राजनीति है उसका एक नक्शा खींच देते हैं कि वो प्रगतिकामी राजनीति वही होगी जिसमें थोड़े अम्बेडकर, थोड़े मार्क्स होंगे, थोड़ा अभिमन्यु और थोड़ा शंभूक होंगे, थोड़ा पत्रकार, थोड़ा समाचार, थोड़ी अपनी निष्कपट हंसी और थोड़ा एक पुरानी बंदूक। तो इन सब चीजों के समवाय से, इनके एक साथ आने से भविष्य की जो प्रगतिकामी राजनीति है उसका एक नक्शा तैयार होगा और इस तरह से मानवता उस रास्ते आगे बढ़ेगी। तो इसी में जो ये कविता है, परिकल्पित कथा लोकांतर काव्य नाटिका, इसके विस्तार में हम नहीं जाएंगे, समय कम है, तो इसलिए मैं इस कविता से, परिकल्पित कथा लोकांतर से आपके समक्ष कुछ पंक्तियां उद्धृत कर रहा हूं जो मैं अभी जो कह रहा था उसके समर्थन में। इसलिए सुन लो सब ये नया गाना, राज्यों वजीरों का, शास्त्रों पुराणों का नाश हो जिन्होंने हमें गुलाम बनाया। इन 33 करोड़ देवताओं का नाश हो जो अपनी आत्मा जमाए बैठे हैं हिमालय की बर्फीली चोटियों में और हमारे मनों में। अरे सुनो डूमो, धुनारो, लुहारो, अरे सुनो डूमो, धुनारो, लुहारो, दर्जियों, कारीगरों, मजूरों, कितना सताया तुम्हें हमें इन पोथियों, पोथियारों, ताकत वालों ने, इनका नाश हो, चलो मिलकर करते हैं इन पर घटाटोप। ये जो पंक्तियां हैं इनसे आपको याद आएगी किसी और कवि की नहीं, सीधे निराला की याद आएगी। ये वीरेन जी कहते थे कि अगर किसी नए कवि की कविता में निराला को पुकारा गया है तो वो कविता को महत्वपूर्ण मानते थे। और मैं ये पढ़ते हुए पा रहा था कि स्वयं उनकी इस कविता में निराला को अद्भुत ढंग से पुकारा गया है। और ये पंक्तियां याद दिलाती हैं निराला की पंक्तियों की कि आज अमीरों की हवेली, कल गरीबों की होगी पाठशाला, धोबी पासी चमार तेली, खोलेंगे अंधेरे का ताला, आज अमीरों की हवेली, कल गरीबों की होगी पाठशाला। तो मैं अंत में कानपुर शीर्षक जो कविता है वीरेन जी की, उसमें किस तरह से ये जो धर्म का जो विभाजन है, सांप्रदायिक जो विषमता और संघर्ष एक बहुत ही घातक ढंग से बढ़ा है, उस पर एक जो है 4 पंक्तियां इसमें हैं कानपुर शीर्षक कविता में। कानपुर शीर्षक कविता का जो 6वां खंड है, ये कविता भी प्रतिनिधि कविताएं में शामिल की गई है। इसकी कुछ 4-5 पंक्तियां हैं आपके सामने रख रहा हूं। लाल आंखों वाला एक ज़ईफ मुसलमान, जब वो मुझसे पूछता है तो शर्म आती है, जनाब हमारी गलती क्या है कि हम यहाँ क्यों रहे, हम वहां क्यों नहीं गए। तो ये पूरे देश का जो अल्पसंख्यक समुदाय है, मानो वो पूछता है कि जनाब हमारी गलती क्या है, हमारा गुनाह क्या है कि हम भारत का जब विडंबनापूर्ण विभाजन हुआ था तो भारत में क्यों रह गए, पाकिस्तान में क्यों नहीं गए, क्या हमारा ये गुनाह। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका कोई जवाब नहीं है हमारे पास। और जो फांसीवादी सत्ता राजनीति है उसके पास भी इसका कोई जवाब नहीं। तो ये बहुत सारे सवाल उठाते हैं वीरेन जी, और प्यार की कशिश, प्यार की जो अहमियत है उसका इसरार करने वाले, बहुत ही यूनिक तरीके से उसका इसरार करने वाले कवि हैं। और उनकी सारी जो विशेषताएं हैं कविता की, उन सबको एक नाम दिया है, शायद आशुतोष जी ने ही दिया है, वो नाम है वीरेनियत। इसीलिए मेरे प्रतिनिधि कविताएं की भूमिका का शीर्षक मैंने रखा है वीरेनियत का मतलब।
तो बाकी आप देखेंगे स्वयं। और आशुतोष जी जिन्होंने एक अद्भुत लेख उनकी कविता पर लिखा है, रामपुर बाग की प्रेम कहानी, इस पर एक लेख उन्होंने लिखा है जो उन्होंने कल आधी रात को वीरेन जी के जन्मदिन की शुरुआत होते ही फेसबुक वॉल पर प्रस्तुत किया था। तो वो रामपुर बाग की प्रेम कहानी पर लिखा गया एक लेख है जिसको हम सबको पढ़ना चाहिए। और शुक्रिया आपका कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, ऐसा माफ तो नहीं करूंगा और इस तरह के गुनाह आगे भी करवाता रहूंगा आपसे। थैंक यू, शुक्रिया। जी, मैं आशुतोष जी से आग्रह करता हूँ कि वह आए और अपनी बात रखें। शुक्रिया अनुपम और पंकज ने भी एक बहुत खूबसूरत वक्तव्य पेश किया। पंकज ने वैसे भी हिंदी पाठकों के बीच वीरेन डंगवाल की समझ बनाने में, वीरेन डंगवाल की कविता तक कविता प्रेमियों के लिए एक पुल बनाने में बहुत बड़ा काम किया है, महत्वपूर्ण काम किया है। सिर्फ आलोचनात्मक लेखों के जरिए नहीं, बल्कि अपनी अद्भुत किताब जिसका जिक्र अनुपम ने किया था, यही तुम थे, उसके जरिए भी, क्योंकि वो एक हिंदी में नई विधा जैसी चीज है जिसमें आलोचना और संस्मरण और कविता और आख्यान जैसी तमाम चीजें घुलती मिलती रहती हैं। और उसकी सबसे खास बात यह है कि उसमें आपको हर जगह वीरेन डंगवाल की जो जिंदा उपस्थिति है, उनका जो साथ है, उनकी अंतर्दृष्टियां, वो हर समय आपके साथ बनी रहती हैं, कभी उंगली छुड़ा के वो आपसे अलग नहीं होता। तो जाहिर है कि वो किताब चर्चित भी है, बहुत पढ़ी भी जा रही है। ये सही है पंकज ने जो कहा कि इतनी लोकप्रियता और इतनी चर्चा के बाद भी शायद वीरेन डंगवाल की कविता का वैसा मूल्यांकन नहीं अभी तक हो पाया है जिसकी वो कविता हकदार है। कई तरह की बातें उनके बारे में कही जाती हैं, और जब वो कही जाती हैं तो बहुत प्यार से कही जाती हैं, बहुत आदर से कही जाती हैं। मैं ये शिकायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वे बातें एक विचित्र तरीके से वीरेन की कविता के मर्म से मुझे लगता है थोड़ा दूर ले जाती है पाठकों को। जैसे आप बहुत सुनेंगे यह बात कि वो जितने बड़े कवि थे उससे बड़े मनुष्य थे। ये बहुत एक टिपिकल बात है, क्लीशे जैसी बात हो गई। जब भी कोई वीरेन दा को याद करता है तो जाहिर है वो उस व्यक्ति को, उसकी मनुष्यता को याद करता है जिससे आप मिलते ही अभिभूत होते हैं। और सबने इस बात को कहा है, लिखा है कि वीरेन दा से मिलना एक विलक्षण अनुभव हुआ करता था। साहित्य के बहुत सारे सक्रिय लोगों से मिलना और वीरेन दा से मिलना, इन दोनों में खासा फर्क हुआ करता है, क्योंकि आपको लगता है कि आप एक सहज मनुष्य से मिल रहे हैं, एक जिंदादिल, एक बहुत प्यार करने वाले, बहुत आत्मीय दोस्त से मिल रहे हैं। और ये सबको लगता है, चाहे वो किसी पीढ़ी का हो, उनकी पीढ़ी का हो, उनसे वरिष्ठ हो, या बिल्कुल नई पीढ़ी का कोई कवि हो, सबको ये लगता है कि यार ये हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। और दोस्त जहां तक नहीं पहुंचते वहां तक वो पहुंच जाया करते थे, उन भावनाओं तक, उन अनुभूतियों तक। तो जाहिर है कि ये चीज बहुत आ जाती है और बहुत चर्चा में हावी हो जाती है। तो इससे इंप्रेशन बनता है कहीं ना कहीं कि उनकी वो मनुष्यता, वो व्यक्तित्व कहीं ज्यादा उल्लेखनीय है, और कविता तो खैर ठीक है जैसी भी है। दूसरी एक बात ये भी अक्सर दोहराई जाती है, जो अपनी जगह सही है, कि उनकी कविता निहायत मामूली चीजों को कविता में प्रतिष्ठित करने के कारण महत्वपूर्ण है, जिन चीजों पे लोगों का, कवियों का आमतौर पे ध्यान नहीं जाता। जैसे लहसुन कविता का जिक्र किया पंकज ने, या समोसे पे, जलेबी पे, पीटी उषा पे कविता लिखी और उनके खाने के तरीके पे कविता में बात की। एक बहुत बड़ी दुनिया जो अदृश्य, सामने होते हुए भी अदृश्य रहती थी, मामूली चीजों की दुनिया, उसकी जीवंतता को, उसकी खूबसूरती को, उसकी मार्मिकता को उनकी कविता कुछ इस तरह उद्घाटित करती है कि आपको मामूली चीजों का देवता याद आ जाए। जी। लेकिन जो
उनके अपने समय की, उनकी पीढ़ी की पूरी कविता है, जिसको हम आमतौर पर समकालीन कविता कहते हैं। कभी हम उसको 80 के दशक की कविता कहते हैं, कभी हम उसको 70 के दशक की पीढ़ी के रूप में याद करते हैं, और जिसको माना जाता है कि एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था हिंदी कविता के की यात्रा में। नई कविता और उसके बाद कविता वगैरह के जितने आंदोलन चले, तो ये कहा गया कि भाई 80 के दशक के आते आते हिंदी कविता ने जैसे अपनी जमीन पा ली। उसके पहले वो अपनी एक ठोस जमीन हासिल करने के लिए बेचैन दिखाई पड़ती है, और उसके बाद उसको एक खास ठेठ हिंदी कविता की जमीन मिलती है। और वो एक ऐसी कविता है जिसमें आवेश नहीं है, जिसमें बड़बोलापन नहीं है, बयानबाजी उस तरह की नहीं है जिसका सहारा कई बार काव्य वस्तु की कमजोरी को पाटने के लिए लिया जाता है। शोबाजी वाली और शोशेबाजी वाली कविता नहीं है। वो जीवन का एक स्थिरचित्त साक्षात्कार है, जिसमें हम विषमताओं को, विसंगतियों को भी देखते हैं और जीवन के सौंदर्य को भी देखते हैं, जिसको जीवन राग कहा जाता है जी। और इसी बात को बार बार अलग तरीके से भी कहा गया है कि भाई बच्चा, फूल, चिड़िया ऐसी चीजें जिनकी तरफ पहले ध्यान नहीं जाता था लोगों का, क्योंकि सामाजिक जीवन हावी रहता है। तो जहाँ जीवन सुरक्षित है, जहाँ जीवन की मासूमियत बची हुई है, उस तरफ समकालीन कविता ने अपना ध्यान केंद्रित किया और एक जीवन राग से भरी हुई लेकिन जीवन की विसंगतियों से अनजान नहीं ऐसी कविता की परंपरा सामने आई। लेकिन जी इससे जुड़े हुए होते भी इस दौर के साथ, और चूंकि किसी ने पहले भी कहा है कि जब हम वीरेंद्र दा की कविता पे बात करते हैं तो केवल वीरेंद्र दा की कविता पे बात नहीं कर सकते। वो पूरी एक पीढ़ी है जिसमें आलोक धनवा भी हैं, जिसमें मंगलेश टबराल भी हैं, जिसमें बल्कि कहना चाहिए केदारनाथ सिंह, रघुवीर सहाय, एक पूरा बड़ा कुनबा है। इसमें असद जैदी हैं, उसमें नई पीढ़ी के भी बहुत सारे उभरते हुए कवि जो कुछ समय बाद सामने आए, जैसे देवी भाई हैं। बहुत सारे नाम आप याद कर सकते हैं, लेकिन ये बात ठीक कही जाती है कि आप इस दौर की कविता को किसी अकेले कवि की कविता के रूप में नहीं पढ़ सकते। ये पूरा एक कुनबा है, एक परिवार है जो कि उस दौर की कविता लिखा। लेकिन ये भी ध्यान देने की बात है कि वीरेन की कविता उन सब में इतनी अलग क्यों दिखाई पड़ती। वो अपने रंग रूप में, अपनी भाषा में, अपनी संवेदना में, अपने अंदाज में, हर तरह से अपने दौर की कविता से भी एकदम अलग और विलक्षण दिखाई देती है। तब इस बात पे ध्यान जाता है, जैसे अगर आप इस फर्क को थोड़ा गहराई से देखने की कोशिश करें तो जरूर इस बात पे ध्यान जाएगा कि वीरेन डंगवाल की कविता में जीवन है, जीवन की मासूमियत भी है, प्रेम भी है। प्रेम निश्चित ही, जैसे पंकज ने कहा कि शुरू से अंत तक उनकी कविता की एक बहुत महत्वपूर्ण प्रेरणा है और उसकी उपस्थिति सब जगह महसूस होती है। लेकिन ये प्रेम थोड़ा अलग तरह का है। ये केवल वैसा प्रेम नहीं है जो आपको जीवन के प्रति थोड़ा तरल बनाता है, थोड़ा भावुक बनाता है, सौंदर्य के प्रति थोड़ा तत्पर बनाता है, जिसमें कहीं न कहीं एक रूमानियत जिंदगी की महत्वपूर्ण ढंग से शामिल होती है। बल्कि ये ऐसा प्रेम है जो जीवन की असली सूरत को गहराई तक देखने की शक्ति प्रदान करता है। वाह वाह, बहुत महत्वपूर्ण बात कही सर। प्रेम जो आंखों में आंसू की तरह आके नजर को धुंधला नहीं करता, बल्कि जिंदगी के आर पार देखने की रोशनी प्रदान करता। अगर देखें जैसे इनकी कविताएं, जैसे नदी पे, पहले ही संग्रह में नदी पर जो इनकी कविता है उसको हम याद करें, जिसने अपनी ओर ध्यान भी खींचा था। और नदी पे बहुत सारी कविताएं हिंदी में लिखी गई, समकालीन कविता में भी, उसके पहले भी बहुत सारी कविताएं लिखी गई। और ये बहुत मुश्किल है कि नदी पर लिखते हुए कोई कवि हिंदी का रूमानी ना हो जाए थोड़ा। नदी के साथ एक
जिंदगी का प्रवाह, एक रोमानियत, एक तरलता, वो स्वाभाविक रूप से आ ही जाती है, आप कितनी भी तटस्थता के साथ नदी के बारे में बात करने की। तो केदारनाथ अग्रवाल की तमाम कविताएं आप याद कर सकते हैं, या केदारनाथ सिंह की कविताएं भी याद कर सकते हैं। तुम्हें वर्ष के सबसे कठिन दिनों में भी प्यार करती है एक नदी, या समकालीन पीढ़ी के कवियों की नदी पर लिखी हुई तमाम कविताएं आप याद करें। जरूर नरेश सक्सेना की एक कविता चंबल पे जो लिखी गई है, उसको किसी लिहाज से हम नदी पे लिखी गई रूमानी कविता नहीं कह सकते। उसमें जीवन का बड़ा भीषण बेरहम यथार्थ अंकित हुआ। चंबल चूंकि एक ऐसी नदी है जैसे नदी की गरिमा ही हासिल नहीं है, तो उस कविता में चंबल मानव जीवन की यातना की एक प्रतीक के रूप में आती है। लेकिन जो वीरेन डंगवाल की कविता है नदी, जो पहले संग्रह की कविता, बहुत पुरानी कविता, उसकी कुछ पंक्तियां मैं दोहरा देता हूँ याद दिलाने के लिए। कहते हैं कि भर्राती जैसे जीप पर बैठी हुई वह निकलती है अपनी तूफानी मुहिम पर, अंधेरी रात के पुलिस दारोगा की तरह गरजती, बिफरती, गंदी गालियां बकती हुई आगे पीछे दौड़ती है। कमजोर किनारे की उधड़ी पिछाड़ी पर धरती दनादन लात, बता साले बता, नहीं तो। अब ये नदी के साथ पुलिस की जीप और दारोगा और गंदी गालियां, बाढ़ पे भी बहुत सारी कविताएं, लेकिन बाढ़ भी कविता में आके एक रोमानियत हासिल कर लेती है। और यहाँ जो कविता है उसमें नदी के बहाने आप भारतीय राज्य का असली चेहरा देखने लगते हैं। जो दमनकारी राज्य है, पुलिस दारोगा उसका केवल एक प्रतिनिधि है, उसका एक टूल है। और कविता दारोगा के विरुद्ध नहीं है, बल्कि उसके पीछे की जो पूरी व्यवस्था है, जो राज्य है, जो पुलिस राज, भारतीय लोकतंत्र ने पुलिस राज की जो शक्ल अख्तियार की है, वो आपको उस कविता में दिखाई देती है। ऐसे ही हवा पे नदी जो कविता है उसमें इमरजेंसी के दौर का अत्याचार जैसे मूर्त कर दिया है। वो इमरजेंसी और आपातकाल की वो पृष्ठभूमि तो थी ही उस पहले संग्रह की तमाम कविता। लेकिन बात यह है कि आज हम जिस परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, जिसको हम अघोषित आपातकाल कहते हैं, उसका भी वही चरित्र है। इसलिए आप इन तमाम कविताओं को बिल्कुल ताजा और नई कविताओं की तरह पढ़ते हैं। उसमें इमरजेंसी का उल्लेख अलग से हो या नहीं हो, लेकिन जो चरित्र है स्टेट का, इमरजेंसी उसको उद्घाटित करने का एक बहाना थी। पर जो भारतीय लोकतांत्रिक राज्य का चरित्र बन चुका था उस समय तक, और जिसके खिलाफ एक बड़ी बगावत, एक बड़ा विद्रोह हुआ नक्सलवादी आंदोलन के रूप, जिसकी प्रेरणा इन सभी कवियों के पीछे कहीं ना कहीं थी। मैं इस बात की तरफ थोड़ा ध्यान खींचना चाह रहा हूं कि ये उसके चरित्र को उद्घाटित करने का काम वो सबसे ज्यादा वीरेन डंगवाल की कविता करती, और सिर्फ स्टेट के चरित्र को ही नहीं, बल्कि उस स्टेट के संरक्षण में संरचनागत हिंसा के जितने संस्थान चल रहे हैं, संरचनागत स्ट्रक्चरल वायलेंस के जितने भी रूप हैं, वो कभी धर्म के रूप में सामने आ सकता है, कभी संस्कृति के रूप में सामने आ सकता है, कभी कुलीनता खास तरह की। इस कुलीनता की हिंसा की बात आलोक धनवा ने लिखी है। उस कुलीनता की हिंसा के अनेक रूप वीरेन डंगवाल की कविता में आपको दिखाई पड़ेंगे। संस्कृति के दर्पण में ये जो शक्लें हैं मुस्काती, इनकी असल समझना साथी, अपनी समझ बदलना साथी। कहने का मतलब ये है कि वो कभी भी उस तरह के सौंदर्यवादी या सौंदर्य खोजी कवि के रूप में सामने नहीं आते। और सुंदरता के पीछे छुपी हुई जो विभत्सता है, जो संघर्ष है, जो हिंसा है,
जो खून है उसकी तरफ आपका ध्यान ले जाते हैं। जो कविता पढ़ी गई शुरू में, अनुपम ने जो कविता पढ़ी, या उनकी जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कि हमने एक ऐसा समाज डाला है, यहाँ जो दमकता है वो काला है, तो ये चीज है जो वीरेन डंगवाल को अपनी पीढ़ी के कवियों से स्पष्ट रूप से लगा। वहां कोई छोटी की छोटी मामूली चीज भी वो लगती है, अपीयर ऐसी होती है जैसे कि वो एक नया सौंदर्य उद्घाटित कर, लेकिन उसमें कुछ ऐसी बात होती है कि उस सौंदर्य के पीछे जो बैलेंस है वो बहुत साफ नजर आता है। अब समोसे वाली ही कविता आप याद कीजिए तो लगे अरे वाह क्या समोसा तल रहा है एक व्यक्ति, और समोसे की खुशबू आ रही है, समोसे का स्वाद आप महसूस कर रहे हो, और समोसा तलने की कला, वो कलाकार की भी उसमें एक व्यर्थ ना है, लेकिन उसका जो श्रम है, उसकी जो स्थिति है समाज में, उसका दुख भी, उसका जो आप कह सकते हैं मार्जिनलाइजेशन है, जिस मार्जिनलाइजेशन की वजह से वो समोसा बनाने वाला कलाकार कविता से बाहर रखा गया। समोसा तो फिर भी कविता में आ सकता है, वो कविता समोसे तक सीमित नहीं रहती। उसको केवल समोसे की कविता के रूप में अगर हम पढ़ेंगे तो हम पॉइंट मिस कर जाएंगे। या अभी तुमने जैसे कविता पढ़ी लहसुन वाली, बहुत रेयर कविता है जो तुमने बहुत अच्छा किया कि उसको पॉइंट आउट किया। वो सारी बातें हैं, लेकिन जहां वो कविता खत्म होती है वहां पे एक अजीब सी बात होती है आखिरी पंक्तियों में, तुमको याद होगा कि वो कहते हैं कि ये सब मैंने एक बीमारी में, रोग के दौरान बीमारी में, थकान में, सपने में देखा। क्या बात। वो कविता वहां बिल्कुल एक टर्न लेती है। वो सारी बातें कहते हैं लहसुन के बारे में, लहसुन के इतिहास के बारे में, ये भी कहते हैं, और बहुत ज्यादा लहसुन के गंध के बारे में उसकी खोज का जो इतिहास है उसको रखते हैं जैसे एक रोमांचक इतिहास सामने रखा। और ये भी कहते हैं कि क्या बौद्धों ने उसे ढूंढा, इसलिए मुझे लगता है एक सवाल के रूप में रखते हैं कि क्या इस वजह से उसको लांछित किया गया। लेकिन फिर वो कहते हैं कि भाई ये जनवेद आयुर्वेद आ गया तो उसने लहसुन का उद्धार कर लिया। यहाँ पे एक बारीक व्यंग है जिसको हम मिस कर जाएंगे अगर हम आखिरी पंक्तियों पे ध्यान नहीं देंगे, जो वो कह रहा है कि ये सब कुछ मैंने सपने में देखा जब मैं बीमार था और थकान में था। फिर वो कहते हैं कि हो सकता है आने वाले समय में स्कूलों में इतिहास भी इसी तरह से पाठ्य पुस्तकों में लिखा जाए, यानी इतिहास भी इसी तरह से सपने में देख के लिखा जाए, ये हो सकता है। तो यहाँ पे वो पूरी कथा एक व्यंग कथा बन जाती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि लोकतंत्र है, जैसे आप वो बताओ समोसे के कारीगर वाली बात कह रहे थे, वो रह गई। समोसा बनाने वाली कारीगर ध्यान केंद्रित करना, ये अपने आप में उसका जो हाशियाकरण है, उसका जो मार्जिनलाइजेशन है, उसकी तरफ ध्यान खींचता है। तो कविता केवल समोसे के स्वाद, रंग, रूप तक सीमित नहीं रहती, वहीं तक सीमित नहीं है ना। हाँ, जैसे ही वो कहते हैं कि वो एक कलाकार, उसकी कला की बात भी कर रहा है, कलाकार इतराहट थी। हाँ, कलाकार इतराहट थी। ये जो कलाकार इतराहट है, ये उसके श्रम का रूमानीकरण नहीं है। जी इस कविता में, और मान लीजिए जैसे आप केदारनाथ अग्रवाल की कविता याद करें, जो एक लोहार का चित्र खड़ा करती है जो लोहा पीट रहा है आग के सामने। मैंने उसको जब देखा, हाँ, मैंने उसको जब देखा, गोली जैसा चलते, लोहे जैसा ढलते देखा, गोली जैसा चलते देखा। अब आप देखिए वो कितना, मतलब ये है वो उसका जो मार्जिनलाइजेशन है, उसका जो शोषण है, उसकी जो स्थिति है समाज में, उससे आपको कविता अलग कर देती है और आप उसमें क्रांतिकारी देखने लगते हैं जो एक गोली की तरह चल रहा है या चल सके। लेकिन सर उसमें भी यही घटना होती है, एक हथौड़े वाला घर में और हुआ। हाँ, उसमें भी होती है। वो कविता भी ग्लोरीफाई करने लगती है। हाँ, बिल्कुल। और उस दर्द और दर्द और विडंबना को किनारे कर देती है। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। तो ये, लेकिन समोसे वाली जो कविता है वो ऐसा बिल्कुल नहीं। तो वो
उसके पसीने का और सब कुछ का वर्णन करते हुए जब वो कलाकार इतराहट की बात करते तो वो ये कहता हुआ लगता है कि तुम मुझे क्या समझते हो, जो भी तुम्हारी जी, जी, दृष्टि जी। में मेरा मूल्य हो, लेकिन मैं एक कलाकार भी हूँ, मैं एक कलाकार भी हूँ, लेकिन मैं कलाकार हूँ, इसकी कोई पहचान, इसकी कोई रिकॉग्निशन समाज में नहीं है। ये उसके नहीं मार्जिनलाइजेशन को है। दिखाता है। ये पंक्तियों से स्पष्ट है, ये दरअसल उसकी कलाकार इतराहट थी, तमतमाए समोसों के सौंदर्य पर पार पाने की इच्छा से पैदा। बिल्कुल, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। इच्छा है लेकिन फलीभूत नहीं है वो। तो इस तरह की जो चीजें हैं, इस तरह की जो बारीकियां वो कविता में पिरो देता है। अब वो पीटी उषा पे लिखते हैं तो कहते हैं, उस बात को रेखांकित करते हैं, आते समय मुंह से चप चप की आवाज आती है, कोई बात नहीं। यानी जो समझते हैं बेआवाज भोजन को सभ्यता, उसकी जो हिंसा है, उस सभ्यता की जो हिंसा, उस कुलीनता की जो हिंसा है, जिसकी वजह से तमाम पीटी उषाएं सामने नहीं आ पाती, उसको वो कविता सहसा रेखांकित करती। या फिर लोकतंत्र, आप पहले संग्रह से शुरू करके आखिरी संग्रह की कविता कटरी की रुक्मिणी को देखिए, तो लोकतंत्र की जो हिंसा है, ये लोकतंत्र क्या कर रहा है उन लोगों के साथ जो पहले से ही हाशिए पे पड़े हुए। ये लोकतंत्र क्या उनको सशक्त बना रहा, कहीं से उनके अपमान को, शोषण से भी ज्यादा अपमान को कम करने में कोई मदद कर रहा है, या इस वोट पे टिके हुए लोकतंत्र ने, एक फर्जी किस्म के लोकतंत्र ने, जिसमें कि लोकतांत्रिक मूल्यों को परे रख दिया गया है और एक लोकतंत्र की कामयाबी के लिए जरूरी शर्तें थी, उन शर्तों को भुला दिया गया। वो लोकतंत्र किस तरह का व्यवहार कर रहा है उन लोगों के साथ जो मार्जिन पे हैं, जो हाशिए पे हैं। तो इसलिए ये सब चीजें पूरी कविता यात्रा में स्ट्रक्चरल वायलेंस के जो रूप है वो बहुत गहराई से सब जगह है। मैं कह रहा था कि प्रेम उनकी, और ये सब प्रेम के कारण संभव होता है, वो मनुष्य से वो प्रेम, जीवों से प्रेम, प्रकृति से प्रेम करते। ये विलक्षण कविता है। वो सुअर, वर्षा में सुअर, वर्षा जम के हुई धुल गया सुअर का बच्चा, तो यहाँ तो चली फिर भी ठीक है। तो उसके बाद वो सीधे कहते हैं कि धुल कुछ कर अंग्रेज बन गया सुअर का बच्चा। तो इस एक पंक्ति से वो बहुत कुछ और उद्घाटित कर देते हैं। फिर वो केवल सुअर की कविता या सुअर की मासूमियत की कविता नहीं रह जाती, और आगे भी पूरा जीवन जिस तरह से आता है उसमें पूंछे वाले आते हैं, बरसात क्या क्या कर रही है। तो ठीक है, बरसात का अपना संगीत भी है, लेकिन जीवन के बहुत सारे दुख और बहुत सारी छोटी मोटी हिंसाएं भी वहां पर बहुत आसानी से महसूस की जा सकती है। एक बच्ची है जिसकी माँ काम से लौटने वाली है, वो सोचती है कि जब तक वो लौट के आती है मैं थोड़ी तरकारी ही छौंक लूं। तो वो पूरा जीवन आप कहीं भी बरसात के और सुअर की खूबसूरती के रोमांस में खो नहीं सकते। जीवन की पूरी धड़कन महसूस करते हुए भी उस जीवन में जो छुपी हुई यातनाएं हैं वो उद्घाटित करती है वीरेंद्र की कविता। और भाषा ऐसी है, जैसे इस कार्यक्रम का जो शीर्षक था, जो तुमने उद्धृत भी किया है अपनी पुस्तक में, यही तुम थे में, जिसकी बात हो रही थी कुछ देर पहले, जी कि गल्प नहीं है कविता, गल्प नहीं है कविता है। उसमें वो इस बात की तरफ मुझे लगता है हमारा ध्यान खींचना चाहते हैं कि आप अगर कविता को आसानी से जल्दबाजी में पढ़ डालेंगे तो आप उन बारीकियों को, उन न्यूएंसेस को, जो कि गद्य के रूप में नहीं लिखे जा सकते, गद्य के रूप में नहीं कहे जा सकते, लेकिन भाषा तो वही है, उसी में कहना पड़ता है। जरा संभलकर धीरज से पढ़, जी, बार बार पढ़, बार बार पढ़, ठहर कर, आंख मूंद कर, आंख खोल कर। यही पंक्ति इस कविता को भी एकदम से विलक्षण बना देती है। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके खूब ध्यान से बार बार आप उसको चुबलाते रहिए, आंख खोलना भी, बंद करके, आंख बंद करके ध्यान कविता पे देना है, लेकिन उसी समय आंख खुली भी रखना है, आंखों को खुला भी रखना है। गल्प नहीं है कविता है। क्या बात। अब ये है कि ये गल्प इस अर्थ में आया है जो हम समय बिताने के लिए
बातें करते हैं, कहानियां सुनते सुनाते हैं, चर्चाएं करते हैं, जो एक रॉ में की जाती हैं, एक प्रवाह में की जाती हैं, समझ में आती हैं, उस तरह से आप कविता को नहीं पढ़ सकते। तो ये चीज है जो कहीं वीरेन डंगवाल की कविता भी उसकी शिकार हुई, और इसलिए उन चीजों पे ध्यान गया जो बाहर से दिखाई देती हैं। कौतुक पे बहुत ध्यान दिया गया, भाषा के खिलवाड़ पे बहुत ध्यान, मामूली चीजों के गौरवगान पे बहुत ध्यान दिया गया। लेकिन जिस संरचनागत हिंसा को उनकी कविता हर जगह एड्रेस करती है, उद्घाटित करती है, और जिसकी वजह से उनकी कविता अपनी पूरी पीढ़ी में अलग से नजर आती है, उस पर उतना ध्यान मुझे लगता है नहीं गया। उस पर ध्यान जाना चाहिए। दूसरी जो बात खास लगती है, मैंने भी काफी समय ले लिया, लेकिन एक बात जरूर मैं कहूंगा कि जो मुझे बहुत अपीलिंग लगती है, कि वीरेन डंगवाल जहां बिल्कुल निहत्था कर देते हैं, वो जगह है एक ऐसी गहरी आत्मालोचना। यानी आप सिस्टम को, स्ट्रक्चर को कटघरे में खड़ा करते समय खुद को भी लगातार कटघरे में खड़ा करते, और ये खुद को कटघरे में खड़ा करना, इतने भले नहीं बन जाना साथी कविता जो बिल्कुल उनकी शुरुआती, सुन सुनकर हरकतें तुम्हारी पड़े हमें शर्माना, बगल दबी हो मुंह में जनता का अफसाना। तो ये ऐसा नहीं है कि वो किसी विपक्षी विरोधी लोगों को ही संबोधित करता, तो जनता का अफसाना कहने वाले लोग, यानी जो एक हमारा वाम बौद्धिक समाज है, इसको हम लेफ्ट लिबरल इंटेलेक्चुअल समाज कहते हैं, जिसके खुद भी वो हिस्से थे, उसको निशाने पे वो लगातार लेते हैं शुरू से। कुछ भी नहीं किया गया, थोड़ा बहुत लज्जित होने के सिवा, जो कुछ नहीं होना था वही सब हुआ। या जैसे उत्कृष्ट उच्चारण, परिनिष्ठित भाषा, मृदुल हास, बुद्धि तीक्ष्ण, चेहरा भी सुंदर और मोहरा भी, धर्म निरपेक्षता पर भी है पूरा विश्वास, अब आत्मा में ही नहीं है सुबास तो क्या कीजिए। वाह, क्या तो कुछ कद्दू चुपकाए मैंने, कुछ रस्तों को गुलजार किया, कुछ कविता लिख ली तो हफ्ते भर खुद को प्यार किया जी। तो ये जो जबरदस्त एक बेरहमी के साथ खुद को और खुद के बहाने अपने उस बौद्धिक समुदाय को, उस लेफ्ट लिबरल इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी को, जिसके एक करेक्टर कॉमरेड कज्जी भी आते हैं उनकी कविता में, जिसमें कहते हैं कॉमरेड कज्जी बड़े मजे में हैं, उनके कपड़े अच्छे हो गए हैं, कोट वोट बढ़िया बन गया है, अच्छी काट के कपड़े पहनने लगे हैं, कहते हैं कि भाई हम भी मजा कर लें, मजा कर लें दो हमें। ये वो चीज है। आप अगर नजर दौड़ाइए उनकी पीढ़ी के तमाम कवियों पे, कविताओं पे, तो ये आत्मनिरीक्षण, ये आत्मालोचना इतनी जबरदस्त, वो आपको शायद ही कहीं नजर आए। तो इसलिए वीरेन दा की कविता है हमारे साथ भी लंबे समय तक रहेगी। हमको उसको बार बार पढ़ना है। बहुत महत्वपूर्ण कविता है। कैसी कविता है जिसको कि विश्व कविता में जब हम सामने रखेंगे, विश्व की दुनिया के श्रेष्ठतम कविताओं में जब सामने रखेंगे, तो वो बराबर की पंगत में खड़ी होगी। तो मुझे लगता है कि काफी चर्चा हो गई। एक बात मुझे भी मतलब दिमाग में खटक रही थी, मैं सोच रहा था कि मतलब शायद मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन उनकी कविताएं पढ़ते हुए हम देखेंगे कि एक बिंदु है जहाँ पर, जिसे हम लोग संगीत में कहते हैं सम पे आना। तो होता यह है कि ख्याल गायन में या सितार वादन में हम लोग आमद एक बनाते हैं। ये जो आमद बनाने वाला काम होता है वो कोई नौसिखुआ नहीं बना सकता, उसका कोई टेक्निक नहीं होता है। वो उसको सम पे लाना है तो वो खटाक से अगर उसने बजाया तो एक सप्तम लेकर के हमने छोड़ दिया तो वो सम पे आ गया। वीरेन जी की कविता का जो अंत होता है वो ऐसा लगता है कि एकदम सम पे आकर के खत्म हो गई कविता। उसका कुछ ऐसा नहीं कि अब उसके बाद कुछ और होगा, वो वहां खत्म हो गए। समकालीन कविता में आप देखिए तो थोड़ा सा ये लगता है कि अगर भाषा की जानकारी है, भाषा है हमारे साथ, तो हम उसके साथ कुछ रच सकते हैं, कुछ गढ़ सकते हैं। लेकिन वो जो सम पे आने की ताकत है
वो कुछ वीरेंद्र जी के कविताओं में मुझे दिखाई पड़ती है। बिल्कुल, खैर, मतलब बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है तुम्हारा ये, क्योंकि आप हो सकता है कि और बहुत सी कविताएं उस पीढ़ी की, अगर आप चाहें कि चलो इस कविता को थोड़ा और बढ़ाते हैं, तो ये गुंजाइश है कि आप बढ़ा सकते हैं, उसमें 5 पंक्ति 10 पंक्ति देंगे, केगा नहीं किसी को। लेकिन वीरेंद्र दा की किसी कविता के साथ ऐसा आप नहीं कर सकते, चाहे नहीं छोटी कर सकते। कविता हो चाहे बड़ी कविता हो। वो एक अपनी उसकी गति होती है, और वो गति भी ऐसी एक सरल गति नहीं होती है, एक मंत्र विरोधी गति के साथ वो चलती है, और एक जगह वहीं जाके समते, जो स्वाभाविक सम है उसका वहां जाके वो, जी जी। और वहीं से वो अचानक पूरी कविता एक नए अर्थ में दीप भी हो जाती है। तो ये अच्छा, बढ़िया ऑब्जर्वेशन। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। आपका भी शुक्रिया बहुत। आप बहुत धैर्य से और सहनशीलता से ये करते रहते हैं, और हम आपके आभारी। वो जो सभी लोग हमसे जुड़े रहे उनका बहुत बहुत आभार। आप लोगों की वजह से ही हम लोग हैं और कार्यक्रम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते।